जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है। एक और बेहतरीन लाजवाब प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुका हूं मैं आपके सामने। जीके जीएस का काफ़ी अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सारे प्रश्न जितने भी हम आपके सामने लेकर आते हैं, आपको पता हो ही होगा, ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, नोट जरूर करते चलिएगा। ठीक है, और आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी भारत की पश्चिम दिशा में कह रहा है कि नहीं बहती, पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है। बताना है कौन सी नदी पश्चिम दिशा में नहीं बहती, मतलब 3 बहती हैं। आपने अभी तक पढ़ा होगा कि पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों में खास तौर से नर्मदा और ताप्ती, ये 2 नदियों के नाम सुने होंगे जो पश्चिम दिशा में बहती हैं। आज मैं आपको कुछ और नदियों के बारे में बताऊंगा जो पश्चिम दिशा में बहती हैं। थोड़ा मैप से समझते हैं हम लोग इसको। जैसे ये दक्षिण भारत का मैप है ना, दक्षिण भारत का मैप है। यहाँ पे है अमरकंटक का पठार, है ना, और ये है आपका पश्चिमी घाट। ठीक है, ये है पश्चिमी घाट, और यहाँ पे अरावली पड़ता है। कुछ नदियाँ अमरकंटक के पठार से निकलती हैं जो पश्चिम दिशा में बहती हैं, कुछ पश्चिमी घाट से और कुछ अमरकंटक के पठार से। कौन कौन सी नदियाँ हैं देखिए। एक नदी यहाँ से अरावली पर्वत से निकलती है, यहाँ पे राजस्थान में बहते हुए गुजरात में आके समाप्त हो जाती है। और एक नदी यहीं से निकलती है, ऐसे बहती है। और सबसे बड़ी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा, ये अमरकंटक के पठार से निकलती है। दूसरी बड़ी नदी ताप्ती एक निकलती है। यहाँ पे गोवा में बहने वाली मांडवी नदी है, और यहाँ पे कर्नाटक में बहने वाली शरावती नदी है, और केरल में बहने वाली एक पेरियार नदी है। ये पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। नदियाँ तो और भी हैं, लेकिन ये प्रमुख हैं। कौन कौन सी नदी है, नाम लिख लेते हैं इनके। इनमें से ये कौन सी है, ये है लूनी नदी है, इसको ध्यान रखना। ये कौन सी है, ये है साबरमती, इसको भी ध्यान रखिएगा, साबरमती है। ठीक है, और ये है आपकी नर्मदा, है ना। ये कौन सी नदी है, ये है नर्मदा नदी, और ये है ताप्ती नदी। ठीक है, और ये गोवा में बहने वाली ये कौन सी नदी है, मांडवी नदी। ये सारी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, और ये है कर्नाटक में बहने वाली शरावती नदी, और केरल में बहने वाली ये पेरियार नदी। ये प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिम दिशा में बहती हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी ये यहाँ पे कौन सा सागर है, अरब सागर, है ना, अरब सागर, जो कि भारत के पश्चिम में है, इसको भी ध्यान रखना, पश्चिम में। और पूर्व में क्या है बेटा, पूर्व में है बंगाल की खाड़ी है। और ये कौन सी दिशा है, पूर्वी दिशा में। ठीक है, ये पूर्वी दिशा है, ये पश्चिमी दिशा है, ये नदियां हैं। अब इनमें से पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है। देखो, नर्मदा पश्चिम में बहती है, साबरमती बहती है, लूनी नदी बहती है। तो कौन सी नदी नहीं बहती पश्चिम में, तो बेटा कृष्णा नदी। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, कृष्णा नदी। क्योंकि कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ियों से महाराष्ट्र से निकलकर यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ये कौन सी नदी है बेटा, ये है हमारी कृष्णा नदी, ये है कृष्णा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इससे अब आप कोई भी नदी बता सकते हैं कि पश्चिम में कौन कौन सी नदियां बहती हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तथा यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है। मतलब सबसे बड़ी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी झील भी है, और सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यहाँ पे 2 फैक्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील और सबसे बड़ी झील। ठीक है, ये एक ही झील है। कौन सी है, डल है, चिल्का है, बूलर है या डिगवाना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बेटा चिल्का झील। और चिल्का झील कहाँ है, ये है बेटा उड़ीसा में। ध्यान रखना, यहाँ से कुछ और फैक्ट हम आपको बताएंगे। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और यही चिल्का झील विश्व की, है ना, विश्व की, ये प्रश्न पूछा जाता है, विश्व की दूसरी
विश्व की दूसरी खारे पानी की झील है, दूसरी बड़ी है ना, दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है, खारे पानी की, इसको भी ध्यान रखिएगा, विश्व की दूसरी है। अच्छा, विश्व की पहली कौन है, इसको भी आप समझिए, जब बात दूसरी की आई तो पहली भी जानना जरूरी है। विश्व की पहली खारे पानी की झील या सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है बेटा, ये है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, इसको भी ध्यान रखना है, ये विश्व की पहली है। अच्छा, विश्व की ये पहली है और विश्व की क्षेत्रफल की भी बड़ी है और खारे पानी में भी ये विश्व की पहली झील है। अब बात मीठे पानी की आए तो विश्व की मीठे पानी की झील कौन सी है, विश्व की मीठे पानी की, मीठे पानी की अगर झील की बात करें, सबसे बड़ी की बात हो रही है यहाँ पे, तो होगी कौन सी हमारी, सुप्रियर। इसकी सबसे बड़ी कौन सी झील हो जाएगी, सुप्रियर, सुप्रियर जो वो अमेरिका में है, ठीक है, ध्यान रखना। और भारत की अगर मीठे पानी की बात करें, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी बूलर झील, बूलर झील। ये कहाँ पे है, ये है जम्मू एंड कश्मीर में, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे फैक्ट क्लियर हुए आपके। आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है भारत में सर्वाधिक, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है बेटा, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है और ये लगभग 40% से 45% क्षेत्रफल पर पाई जाती है और ख़ास तौर से ये मिट्टी पाई जाती है उत्तर भारत में, उत्तर भारत में ये मिट्टी पाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उत्तर भारत में मतलब उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। बाकी इसके बाद दूसरे नंबर पे आती है आपकी काली मिट्टी, जो कि 17% भाग पर पाई जाती है। ये जो काली मिट्टी है ये 17% भाग पर पाई जाती है और ये खास तौर से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है और कर्नाटक के भी कुछ हिस्से में पाई जाती है काली मिट्टी। और अगर बात हम आपको करें लाल मिट्टी की, तो ये भारत की मात्र 10% भाग पर पाई जाती है और ये पाई जाती है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, यहाँ पे ये लाल मिट्टी पाई जाती है। ध्यान रखना ये पूछे जाते हैं। लेटराइट मिट्टी, ये लेटराइट मिट्टी पाई जाती है खासतौर से केरल, है ना, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, यहाँ पे पाई जाती है लेटराइट मिट्टी। और लेटराइट मिट्टी में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है, ये है चाय और कॉफ़ी की फसल के लिए ये बहुत ही उपयुक्त मिट्टी है, ध्यान रखिएगा इसको, लेटराइट मिट्टी को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। तो बेटा ध्यान रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके जो क्षेत्र है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के क्षेत्रों का प्रशासन ये कौन सी अनुसूची में दिया है, ये दिया है बेटा कौन सी, छठी अनुसूची में। ये किस अनुसूची में दिया गया है, छठी अनुसूची में। ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। 5वीं अनुसूची में क्या है, 5वीं अनुसूची में है ST यानी कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का, ST क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। ये 5वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं में है दल बदल विरोधी कानून, इसको भी ध्यान रखना, 10वीं में महत्वपूर्ण है ये। और 4थी अनुसूची में क्या है, 4थी में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है जो कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों की सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। नीति निर्देशक तत्व में ये बात कही गई है और ये चारों अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व में ही दिए गए हैं, जो कि भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये चारों अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व के हैं। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? देखिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न है ये, और ये परीक्षा में यही पूछे जाते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद 48 कहता है, अनुच्छेद 48 क्या कहता है बेटा? अनुच्छेद 48 कहता है अनुच्छेद 48 में है पशुपालन और कृषि एवं पशुपालन, आपने सुना हो। इसके लिए राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि राज्य कृषि एवं पशुपालन की गतिविधियों को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 48 फर्स्ट में क्या है बेटा? इसमें दिया गया है पर्यावरण की सुरक्षा एवं संवर्धन, पर्यावरण की सुरक्षा एवं संवर्धन। अनुच्छेद 49 इसमें क्या है? अनुच्छेद 49 में क्या है बेटा? अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक एवं वस्तुओं की सुरक्षा, ये जो कि हमारे प्रश्न का सही जवाब है। अनुच्छेद 50 में क्या है? अनुच्छेद 50 में है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, है ना, अलग करना। न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र करना या अलग करना। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण कहते हैं जिसको। अगला प्रश्न कह रहा है किस तिथि को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में से उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया? किस तिथि को? तो देखिए ध्यान रखना, ये 2000 बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से 1 नवंबर, 15 नवंबर और 9 नवंबर, इन तीनों डेट में, नवंबर के ही दिन तीनों डेट में 3 राज्य अस्तित्व में आए। सबसे पहले 1 नवंबर को कौन सा राज्य बना? छत्तीसगढ़ बना और ये एमपी से बना था, ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद 1 नवंबर के बाद 9 नवंबर को उत्तराखंड बना था। कौन सा राज्य बना था बेटा? उत्तराखंड, ये बना था 9 नवंबर को, और ये यूपी से अलग होकर बना था, यूपी से बना था, ध्यान रखना। और 15 नवंबर को बना था बेटा झारखंड, और ये किस राज्य से अलग होकर बना था? ये बना था बिहार से बना। यानी कि देखिए यहाँ पे एक इस तरीके से सर्किल मानिए, है ना। यहाँ पे नीचे मैप में देखना मध्य प्रदेश पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे यूपी पड़ता है, और इसके बाद यहाँ आएंगे तो बिहार पड़ता है। इस तरीके से 1, 9, 15, यानी कि 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, इस तरीके से, ठीक है, याद कर सकते हैं ऐसे। आयरलैंड की राजधानी और मुद्रा का नाम बताना है। तो बेटा आयरलैंड की राजधानी और मुद्रा का नाम बताना है। सूबा यहाँ की राजधानी है और डॉलर मुद्रा है, या फिर कैनबरा यहाँ की राजधानी है, डॉलर यहाँ की मुद्रा है, डबलिन यहाँ की राजधानी है और यूरो यहाँ की मुद्रा है। तो आयरलैंड की राजधानी बेटा है डबलिन और यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। ये प्रश्न हमारा सही है। बाकी आप बताएंगे सूबा ये किस देश की राजधानी है और यहाँ पे मुद्रा डॉलर है। तो ये सूबा की अगर हम बात करें तो ये फिजी, आपने सुना होगा फिजी देश, ये फिजी की राजधानी है और यहाँ पे डॉलर चलता है, फिजियन डॉलर चलता है, ये भी सही है। कैनबरा ये कहाँ की राजधानी है? ये है ऑस्ट्रेलिया की, ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी डॉलर चलता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की संचित निधि से
निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है। मतलब भारत की संचित निधि से अगर हमें निधि निकालनी है तो किसकी सहमति जरूरी है, भारत के राष्ट्रपति की, भारत की संसद की, भारत के प्रधानमंत्री की या संघीय वित्त मंत्री की। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बेटा भारत की संसद की, जो कि अनुच्छेद 114 कहता है कि अगर संचित निधि से निधि निकालनी है तो संसद की सहमति अनिवार्य है, बिना इसकी सहमति के निधि नहीं निकल सकती। अगला प्रश्न कह रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछ रहा है कब हुआ था। 1 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 1 जुलाई 1955 या 1 अप्रैल 1956। तो एसबीआई की राष्ट्रीयकरण की बात करें तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था बेटा 1 जुलाई 1955 में। एक और डेट यहाँ पे देखना 1 जनवरी 1949। इस दिन क्या हुआ था बेटा, इस दिन राष्ट्रीयकरण हुआ था किसका, आरबीआई का, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये डेट ध्यान रखना, राष्ट्रीयकरण पूछा जाता है दोनों बैंकों का। एसबीआई की बात करें तो 1 जुलाई 1955 और आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 1 जनवरी 1949। ठीक है, एक डेट और पूछते हैं, आरबीआई की स्थापना की डेट पूछते हैं। स्थापना कब हुई थी बेटा, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। ये है आरबीआई की स्थापना की डेट। ठीक है, आगे चलते हैं। किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया, मतलब किस लड़ाई के बाद मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खुल गया था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों के बीच में 2 लड़ाइयाँ हुई। एक तो तराइन की पहली लड़ाई जो कि हुई थी 1191 में, दूसरी हुई थी तराइन की दूसरी लड़ाई जो हुई थी 1192 में। ये 2 लड़ाई लड़ी, किस किस के बीच में हुई थी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी हारा, पृथ्वीराज चौहान जीते, पर इन्होंने इसको छोड़ दिया, जाने दिया। ठीक है, क्योंकि भारत के लोग होते ही दयालु है। लेकिन ये जो मोहम्मद गौरी है इसने दोबारा अधिक सेना लेकर आक्रमण किया अगली साल और इसने दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था 1192 में। ठीक है, तराइन की दूसरी लड़ाई में। लेकिन इसने पृथ्वीराज चौहान को क्या किया, इसको छोड़ा नहीं बल्कि इसको मृत्युदंड की सजा दे दी, मार दिया था, पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो इस लड़ाई के बाद मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खुल गया था। कौन सी लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बाकी खानवा की लड़ाई, ये देखिए आप, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अभी पैट में पूछा गया था। ये प्रश्न पैट में पूछा गया था, ये अभी पैट में पूछा गया था। खानवा की लड़ाई, खानवा की लड़ाई कब हुई थी बेटा, तो खानवा की लड़ाई हुई थी 1527 में। किस किस के बीच में हुई थी, तो बाबर और राणा सांगा। ध्यान रखना, बाबर और राणा सांगा। पानीपत की पहली लड़ाई ये किसके बीच में हुई थी, ये हुई थी 1526 में और ये हुई थी बाबर और किसके बीच में, इब्राहिम लोधी। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये लड़ाइयाँ बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसको नोट करते चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घटनाक्रम कालक्रमानुसार सही है, मतलब कालक्रम से बताना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और कैबिनेट मिशन, इन तीनों को ही दिया गया। चारों ऑप्शन में बताना है कौन कौन सी डेट में हुए थे। तो ऑप्शन पहला देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये हुआ था बेटा 12 मार्च 1930 में। कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ था, तो आपको बताया था, हमने अभी पढ़ाया था 8 अगस्त, पिछले वीडियो में पढ़ाया है हमने, ये 1942 में, 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। बाकी कैबिनेट मिशन ये भारत में कब आया था बेटा, तो ये आया था 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन। तो कालक्रम के हिसाब से ऑप्शन सही है, फर्स्ट पहला ही ऑप्शन सही है।
ठीक है, ये सही है। 1930, 1942 और 1946। और ये भी ध्यान रखना डेट पूरा 12 मार्च, 8 अगस्त और 24 मार्च, क्योंकि अब बहुत गहराई से पूछने लगे हैं प्रश्न। ठीक है, आगे चलते हैं। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है, बताना है। गुप्त काल में जो भी स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना बताया गया, इनमें से कौन सा है बताइए। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, या तिगवा का विष्णु मंदिर, या भीतरगांव का मंदिर, या भूमरा का मंदिर। तो इनमें से देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, ऑप्शन फर्स्ट, ये गुप्त काल का सर्वोच्च उदाहरण है, सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। और ये देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर, ये कहाँ पे है बेटा, तो ये है बेटा यूपी में, यूपी में ललितपुर में, ललितपुर में है ये। और ये भीतरगांव का मंदिर, ये भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, ये भी गुप्तकालीन मंदिर है। और ये पूछा जाता है, ये ईंटों से बना मंदिर है, ईंटों से बना, इसीलिए ये प्रसिद्ध भी है। पूछा जाता है ईंटों से बना गुप्तकालीन मंदिर कौन सा है, तो भीतरगांव का मंदिर है। और ये कहाँ पे है बेटा, कानपुर में। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। बताना है कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ हवा दिया है, दूसरी तरफ स्थान दिया है। पवन, जो स्थायी पवनें होती हैं, जैसे भारत में चलने वाली स्थायी पवन का नाम बताइए, तब तक आप कमेंट में। बाकी प्रश्न देखते हैं। मिनिस्ट्रल, ये जो हवा का नाम है, क्या ये फ्रांस में चलती है, तो हाँ, मिनिस्ट्रल ये फ्रांस में चलने वाली पवन है। और ये ठंडी पवन है, इसका स्वभाव भी होता है पवन का, ठंडी या गर्म। जैसे यामो ये जापान में चलने वाली पवन है, ये भी सही है। पर ये गर्म पवन है, कैसी है, गर्म। यामो से याद आया, यामा एक बाइक कंपनी है जो कि जापान की है, उससे याद कर सकते हैं यामो पवन। फिर अगला है सिराको ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलती, ये गलत है। सिराको कहाँ चलती है, ये चलती है इटली में चलने वाली गर्म पवन है। ठीक है, और खमसिन ये मिस्र में चलती है, ये सही है, मिस्र में चलने वाली ये भी गर्म पवन है, इसको भी ध्यान रखना। बाकी सिराको कहाँ चलती है, इटली में, तो यही मिलान गलत है और हमारे प्रश्न का यही जवाब भी हो जाएगा। ठीक है, सिराको कहाँ चलती है, इटली में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी एक स्थानीय पवन है, उसका नाम बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की स्थानीय पवन का नाम क्या है बेटा, इसका नाम है ब्रिकफील्डर। ध्यान देना, जैसे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के जो फील्डर हैं सबसे अच्छी फील्डिंग करते हैं, है ना, उसी से याद रखना, जो ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इससे याद हो सकता है। अच्छा, हमने पूछा था आपसे भारत की स्थानीय पवन, तो भारत में कौन सी पवन चलती है स्थानीय, लू, जो कि गर्म पवन है। ठीक है, ऐसे अमेरिका का भी पूछा जाता है, यूएसए में चलने वाली स्थानीय पवन कौन सी है, चिनूक। इसी के नाम से हेलीकॉप्टर भी बनाया है इसने, अमेरिका ने। पवन का नाम है चिनूक असल में। लोयस का पठार है हिमानीकृत का मतलब बर्फ से बना पठार, जलकृत, जल का पठार, नदीकृत, नदी द्वारा बनाया गया पठार, या फिर पवनकृत यानी कि हवा द्वारा बनाया गया पठार। लोअस का मतलब क्या होता है बेटा, लोअस का मतलब ही होता है, क्या होता है लोअस का मतलब, लोअस का मतलब होता है जो बालू के कणों से बना होता है पठार, उसको लोअस का पठार कहते हैं। जो हवा द्वारा लाए गए बालू के कण एक जगह इकट्ठे होते रहते हैं, उससे धीरे धीरे एक पठार का निर्माण होता है, उसको क्या कहते हैं बेटा, लोअस का पठार कहते हैं। और ये किसके द्वारा बनता है, पवन यानी कि हवा द्वारा। और लोअस का पठार जो है वो वर्तमान में कहाँ पे है, प्रसिद्ध है, ये है चीन में, वो भी मध्य चीन में, बीचों बीच, चीन के बीचों बीच, पीली नदी के किनारे। पीली नदी, ये पूछा गया है कि किस नदी के किनारे है या किस नदी घाटी में है, तो पीली नदी की घाटी में पवनाकृत है लोअस का पठार और चीन में है। ठीक है, और ये हवा द्वारा जो बालू के कण लाए जाते हैं, धूल के कण, उनसे बना है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार माना गया है, बताना है शिक्षा का मूल अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो आपको हमने अभी पढ़ाया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। उसी टाइम ये
इस मूल अधिकार को भी जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार, और ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन द्वारा। और कब? 2002 में 86वें संविधान संशोधन किया गया सन 2002 में। तब संविधान में अनुच्छेद 21 फर्स्ट में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया। साथ ही साथ 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा माँ बाप का कर्तव्य है, ये 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। 11वां कर्तव्य भी जोड़ा गया, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। माँ बाप और अभिभावक का कर्तव्य है कि वो कम से कम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल जरूर भेजेंगे। ये दोनों चीज़ें जोड़ी गई, इसको भी ध्यान रखना। बाकी अनुच्छेद 20 में क्या है? अनुच्छेद 20 कहता है दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण है अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 22 में क्या है? गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, ये अनुच्छेद 22 कहता है। ये भी अच्छे प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद अधिकतर आपने देखना 1 से 51 तक अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें जरूर याद कर लेना, यही लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर, ये फ्लोरिकल्चर होगा, ये क्या है? फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, हाँ ये सही है। हमें बताना क्या है? सही सुमेलित नहीं है, ये तो सही है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी, ये भी सही है। सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर, नहीं, सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर नहीं होती, बल्कि सब्जियों की खेती क्या होती है? ओलेरीकल्चर, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये होती है सब्जियों की खेती। हार्टिकल्चर फिर क्या होता है? तो बेटा हार्टिकल्चर की बात करें तो ये हार्टिकल्चर क्या होता है? ये होता है बागवानी, यानी कि उद्यान जो लगाए जाते हैं, बागवानी की जाती है, उसको हार्टिकल्चर कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अगला फैक्ट है फलों की खेती पोमोलॉजी, हाँ ये भी सही है, फलों की खेती पोमोलॉजी कहते हैं, यानी कि इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, ये सुमेलित नहीं था, ठीक है। सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना कब शुरू हुई? कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। परीक्षा में ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार मैंने देखा है इसको पूछे हुए, कई बार पूछा गया है। तो जो कस्तूरबा गांधी थी वो कौन थी? पहले तो ये समझिए, कस्तूरबा गांधी कौन थी? महात्मा गांधी की पत्नी थी। इनके नाम से एक विद्यालय खोला गया, और ये कौन सा विद्यालय है? प्राथमिक शिक्षा, मतलब प्राइमरी शिक्षा के लिए खोला गया है, और ये सन 2004 में खोला गया है। ये कैसा विद्यालय? आवासीय विद्यालय है, आवासीय विद्यालय है, ये भी ध्यान रखना। आवासीय मतलब इसमें विद्यालय में बच्चों को रुकने और खाने पीने हर चीज़ की व्यवस्था है, मतलब हॉस्टल की तरह मान लीजिए, हॉस्टल की व्यवस्था भी है, और आवासीय विद्यालय है। अब आप समझिए ये किसके लिए है? ये है SC ST और पिछड़ा वर्ग के लिए, SC ST और पिछड़ा वर्ग के लिए, ST ST और SC ST और पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं के लिए ये सुविधा है कि वो अपने बच्चों को इस विद्यालय में डाल दें, और बाकी उन्हें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे रहना खाना सब फ्री है, और शिक्षा भी फ्री है। ये बहुत अच्छी योजना है सरकार की, ठीक है, केंद्र सरकार की योजना है। बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थान में सुमेलित नहीं है? मतलब 3 सुमेलित हैं, 1 नहीं है। कजरी बनारस, हाँ ये सही है। कजरी बनारस क्या? ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में खास तौर से बनारस है, जैसे प्रयागराज है ना, प्रयागराज है। इसके अलावा मिर्ज़ापुर है, यहाँ पे ये मतलब कजरी, ये तो सही है, सुमेलित है। कजरी यहाँ का लोकगीत है, ठीक है। बिरहा कानपुर, बिरहा ये कानपुर का नहीं है बेटा, बिरहा कानपुर का नहीं है, ये गलत सुमेलित है। बिरहा है कहाँ का फिर? बिरहा ये है बेटा बघेलखंड का, बघेलखंड,
जैसे जैसे बुंदेलखंड है ना क्षेत्र, ऐसे बघेलखंड भी क्षेत्र है, वहाँ का ये लोकगीत है बिरहा। होली ब्रज का सही है, हाथरस नौटंकी ये भी सही है, नौटंकी उत्पत्ति ही हाथरस में हुई थी, ठीक है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है, बिरहा। आगे चलते हैं। अगला पिंड कह रहे हैं तंजौर में बृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। देखिए ये जो तंजौर का बृद्धेश्वर मंदिर है, इस मंदिर का दूसरा नाम है बेटा राजराजेश्वर मंदिर इसका दूसरा नाम है। और ये किस भगवान को समर्पित है, भगवान विष्णु का मंदिर है ये, ठीक है, राजराजेश्वर मंदिर। और ये किसके नाम पर है, राजराजेश्वर, यानी कि राजराज प्रथम है ना, किसके नाम पर है, राजराज प्रथम पे, ठीक है। इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पत्तन है बेटा, बताना है। कांडला और हल्दिया, हल्दिया और कोचीन, पारादीप और कांडला, पारादीप और हल्दिया। तो बेटा कांडला ये तो गुजरात का पत्तन है, कहाँ ये कांडला, ये तो है गुजरात में, ठीक है। हल्दिया ये कहाँ है, हल्दिया है बेटा ये है पश्चिम बंगाल में, हल्दिया कहाँ है, पश्चिम बंगाल, ये ध्यान रखिएगा। हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, ये तो दोनों अलग हो गए, ये पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट। हल्दिया पश्चिम बंगाल सही है, लेकिन कोच्चि ये कहाँ है, ये है केरल, ये पश्चिमी घाट पे हो जाएगा, हमें पूर्वी घाट बताना है, ठीक है। पारादीप ये कहाँ है, ये है ओडिशा में, ओडिशा है ना, ओडिशा में है, ये तो पूर्वी घाट पर है। पर कांडला कहाँ है, गुजरात में, ये नहीं होगा। पारादीप और हल्दिया, हाँ ये सही है, पारादीप और हल्दिया। हल्दिया कहाँ है, पश्चिम बंगाल, और पारादीप कहाँ है, ओडिशा। तो ये दोनों हो गए आपके पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह, ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है शांति समुद्र, शांति का समुद्र या शांति समुद्र और तूफानों का महासागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, चंद्रमा पर, शनि पर, शुक्र पर या मंगल पर। तो ये है चंद्रमा पर बेटा। जो शांति समुद्र है, चंद्रमा पर ये धूल का मैदान है, चंद्रमा पर धूल का मैदान है, जो धूल मैदान, इसको कहा जाता है क्या बेटा, इसको कहा जाता है शांति समुद्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और तूफानों का महासागर किसे कहा जाता है, तूफानों का महासागर कहा जाता है चंद्रमा पर जो टेढ़ी मेढ़ी संरचना है सतह की टेढ़ी मेढ़ी स्वरूप या संरचना, इसको कहा क्या कहते हैं बेटा, तूफानों का महासागर, इसको भी ध्यान रखना। हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है, हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। कपिल देव, हरभजन सिंह, सचिन तेंदुलकर या सुनील गावस्कर। अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट क्लियर होंगे। एक तो हरियाणा हरिकेन, इसके नाम से जाना जाता है बेटा कपिल देव को, ठीक है। हरभजन सिंह, इनकी भी एक उपाधि है, इनको कहते हैं क्या बेटा, टर्विनेटर है ना, इनको कहते हैं। सचिन तेंदुलकर को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं, सचिन तेंदुलकर को बॉम्बे बॉम्बर कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर को क्या कहा जाता है, मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है। सुनील गावस्कर को क्या कहा जाता है, इनको कहते हैं बेटा लिटिल मास्टर, सुनील गावस्कर को कहा जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। आगे चलते हैं। माई बेस्ट गेम ऑफ चेस, ये किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है, माई बेस्ट गेम ऑफ चेस। ये कई बार परीक्षा में पूछी गई है और ये प्रसिद्ध पुस्तक है विश्वनाथ आनंद की। आगे चलते हैं। घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है, घरेलू मक्खी से कौन सा रोग फैलता है बेटा, घरेलू मक्खी से हैजा, एड्स, प्लेग तो नहीं फैलता, घरेलू मक्खी से फैलता है हैजा, एक तो फैलता है डायरिया फैलता है ना,
और एक है टाइफाइड। टाइफाइड ये रोग फैलते हैं किससे? घरेलू मक्खी से। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय बताना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा। इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा? इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। 1920 में, ठीक है। रोहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली, इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा? इसकी स्थापना तो सबसे पास में ही हुई थी, मतलब जल्दी हुई थी, 1975 में। इन सब में सबसे नया है रोहेलखंड, लेकिन सबसे पुराना कौन सा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना हुई थी 1887। हाँ ये सही है, ठीक है। ये इनकी स्थापना दिवस है। तो सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ये सबसे पुराना विश्वविद्यालय हो जाएगा। सुशासन दिवस किस दिन मनाया जाता है? मतलब किस दिन मनाते हैं सुशासन दिवस? 5 दिसंबर, 10 दिसंबर, 25 दिसंबर। तो सुशासन दिवस मनाया जाता है बेटा 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। बाकी 5 मार्च को क्या मनाया जाता है? मृदा दिवस। मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस, विश्व सॉइल डे, ठीक है। 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? मानव अधिकार दिवस। मानव अधिकार दिवस ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को, इसको भी ध्यान रखिएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है भारत में लिंगानुपात कितना था? भारत का लिंगानुपात बताना है बेटा। तो भारत का लिंगानुपात था 943, लेकिन आप यूपी का बताएंगे। यूपी का लिंगानुपात कितना था? यूपी का लिंगानुपात था बेटा 912। इसके अलावा केरल, जो कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, केरल का कितना है? केरल का है 1084। और सबसे कम हरियाणा। हरियाणा का लिंगानुपात कितना था बेटा? तो हरियाणा का लिंगानुपात था 879, है ना। ये हरियाणा का लिंगानुपात था, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी में स्थापित है? तो घड़ियाल प्रोजेक्ट बेटा कहाँ स्थापित किया गया है बताइए? गंगा, महानदी, चंबल या नर्मदा? तो घड़ियाल प्रोजेक्ट अभी स्थापित किया गया है चंबल नदी में बेटा। चंबल नदी में। उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा घड़ियाल कहाँ पाए जाते हैं? चंबल नदी में। आगे, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को बेटा कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। मालाबार तट ये किसका है? ये है केरल का। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। उत्तरी सरकार तट ये है बेटा पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। उड़ीसा के तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। कोंकण तट ये कौन है? इसको, ये किसको कहते हैं? तो ये बेटा गुजरात, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और गोवा, गोवा, इनके तट को क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। इसके अलावा बेटा एक तट और है पश्चिमी घाट पे, जिसको हम कहते हैं कन्नड़, कन्नड़, कन्नड़ तट, है ना। कन्नड़ तट किसको कहते हैं? कन्नड़ तट कहते हैं बेटा कर्नाटक के तट को। कर्नाटक के तट को क्या कहते हैं? कन्नड़ तट कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, ये थे हमारे आज के प्रश्न। काफ़ी अच्छे प्रश्न थे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ठीक है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।